Let us continue our journey. Let us continue our journey. Let us continue our journey. Nice. जल्दी से आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं वापस से. Let us move forward in न्यूमेरिकल दिवस है. आज तो न्यूमेरिकल दिवस है वैसे भी. चलिए जरा यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ. पहले तो कुछ सवाल पूछने हैं मुझे आपसे. यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ और एक बारी बस कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो, क्या क्वेश्चन नंबर 6 मैंने डिस्कस कर लिया था? ये वाला क्वेश्चन, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ डिस्कस कर लिए थे? ये तीनों केस एक बारी बस क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने इस बैच में डिस्कस किया है कि नहीं किया. बस मुझे, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिए थे, मुझे याद है. बस मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इतना बता दो, क्या ये 3 पार्ट मैंने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 6 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक बारी ये बता दो कमेंट बॉक्स में, फिर शुरू करते हैं. अरे जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, कुछ तो याद होगा. ये जो तीनों पार्ट थे जिसमें एक सर्कुलर प्लेट दूसरी सर्कुलर प्लेट के ऊपर गोल घूम रही थी, फिर एक कोनिकल शाफ्ट वाला क्वेश्चन था, फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल जर्नल बेयरिंग वाला क्वेश्चन. जर्नल बेयरिंग में ही मैंने आपको करवा दिया था. बहुत उम्दा. यस, याद आ गया होगा. जर्नल बेयरिंग था, फुटस्टेप बेयरिंग भी बताया था, फिर बहुत बड़े सारे केस बताए थे. क्या आपको फॉर्मूला याद है? F इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई. देखो एक्चुअली ये मेरी एक स्ट्रैटेजी भी है. मैं कभी भी जो यूनिट पढ़ा दिया है एकदम उसी के बाद उसके न्यूमेरिकल नहीं करवाता हूं. ये मेरी एक स्ट्रैटेजी भी है और मुझे तो ना हमेशा ये स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आई है. बिकॉज जैसे अभी हम यूनिट 2 में चल रहे हैं, लेकिन अभी हम यूनिट 1 के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने यूनिट 1 में क्या किया था. चलो लेट अस गो फॉर. अब बेटा मुझे बीच में रोकना मत. मैं धड़ाधड़ बोर्ड पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की झड़ी लगा दूंगा. आप केवल समझने का काम करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. अब मैं रुकूंगा नहीं. आई विल नॉट स्टॉप. मैं शायद बीच में आप लोगों से बात भी ना करूं, ठीक है? मैं बस अब झड़ी लगा दूंगा बोर्ड पे सवालों की. क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो मेरे मन में है, जो कि मुझे एक्चुअली स्टूडेंट्स को करवाने होते हैं. मैं अपनी मन मर्जी से वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा. इधर देखिए. सो चैप्टर नंबर 1 के ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत कर रहा हूं. देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ये कह रहा है फाइंड द टाइप ऑफ द फ्लूइड. फाइंड द टाइप ऑफ द फ्लूइड. तो टाइप ऑफ द फ्लूइड में आपको एक टेबल ऑलरेडी बनाकर दे रखी है उसने. उस टेबल में ये है du बाई डी वाई और उस टेबल में ये है टाउ. रीडिंग्स दे रखी हैं 0,0, 2,1.4 और तीसरी रीडिंग दे रखी है 3,2.8. और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से तरह का फ्लूइड है ये. तो आपको याद होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमने पढ़े थे. उसमें डायलेटेंट था, सूडो प्लास्टिक था, बिंघम प्लास्टिक था, N और B की वैल्यूज थी. एंड व्हाट वाज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? इट वाज गिवन बाय ऑस्टवाल्ड, अ साइंटिस्ट विद द नेम ऑस्टवाल्ड. इक्वेशन क्या थी? टाउ इज इक्वल टू A इंटू du बाई डी वाई रेज टू द पावर n प्लस b. तो ये व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि ये कौन सा फ्लूइड है, कि ये कौन सा फ्लूइड है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं. पहला तरीका तो वही है, ग्राफ ड्रॉ करो. इस एक्सिस पे टाउ दिखाया, इस एक्सिस पे du बाय dy दिखाया. तो बेटा जी सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? 0,0. तो सबसे पहला पॉइंट 0,0 है. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 2,1.4. सो du बाई dy की वैल्यू 2 है और टाउ की वैल्यू 1.4 है. सो टाउ की वैल्यू 1.4 है और du बाई डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है. तो यहां पर ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो कि लाई करेगा. अगला क्या है? 3 एंड 2.8. 2.8 का मतलब है ये चीज तो दोगुनी हो गई, ट्वाइस हो गई.
तो भाई ये तो 2 हो गया, 2.8 हो गया, लेकिन ये ट्वाइस नहीं हुआ है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये ट्वाइस नहीं हुआ है। तो ये यहां पर ये पॉइंट लाई करेगा। अब इन 3 पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली वी हैव टू ज्वाइन बाय अ लाइन ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। और अगर हम लोग लाइन ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप से ज्वाइन करते हैं तो ये कौन सा फ्लूइड होगा? डायलेटेंट फ्लूइड। दिस इज गोइंग टू बी डायलेटेंट फ्लूइड। वंडरफुल। इधर देखो जरा बोर्ड की तरफ, प्लीज लुक एट द बोर्ड। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। फिलहाल अभी डायलेटेंट फ्लूइड है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं इस 3 को हटा के 4 कर देता हूं, मान लो 3 को हटा के 4 कर देता हूं, तो ये कौन सा फ्लूइड बन जाएगा? ये न्यूटोनियन बन जाएगा, क्योंकि तब ये भी ट्वाइस होगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो du बाई dy मतलब स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये न्यूटोनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 3 दे रखा है। कुछ बच्चों को ग्राफ बनाने में तकलीफ होता है और कभी कभार बच्चे गलती भी कर देते हैं, तो एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड है जनरल इक्वेशन का प्रयोग करो। टाउ इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी वाई रेस टू द पावर n प्लस बी। यही होती है ना जनरल इक्वेशन। न्यूटन अपने एक तरह से सारे फ्लूइड्स की जनरल इक्वेशन यही होती है। सबसे पहला पॉइंट आप पुट करोगे तो du बाई डी वाई की वैल्यू 0, टाउ की वैल्यू भी 0। क्या b की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी? यस सर। अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो इक्वेशन क्या बच गई? टाउ इज इक्वल टू a इंटू डी यू बाई डी वाई रेस टू दी पावर n। चलिए अब वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहली टाउ की वैल्यू कितनी है? 1.4 है, इज a टाइम्स डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू 2 रेस टू दी पावर n इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है 3। दूसरा क्या है? 3 है, अच्छा सॉरी 2.8 है। सो 2.8 है टाउ की वैल्यू, इज a इंटू 3 रेस टू दी पावर n इज इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, 2 इक्वेशन है आपके साथ सामने, दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है? तो ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है, ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और b की वैल्यू 0 होती है? डायलेटेंट फ्लूइड होता है। तो यहां से भी कर सकते हो, ज्यादा बेहतर आपको जवाब मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो है क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 8th क्वेश्चन है तो आसान, है तो आसान 8th क्वेश्चन, लेकिन इस 8th क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो इधर देखो, और वो ट्विस्ट पहचानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक ये मान लो कोई स्टेशनरी टाइप की सी प्लेट दे रखी है, और ये भी मान लो कोई एक स्टेशनरी टाइप की सी प्लेट दे रखी है, ठीक है? और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी 2 मीटर दे रखी है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोटिस करना है वो पॉइंट ये है कि भाई ओरिजिन यहां दे रखा है, ओरिजिन यहां दे रखा है इस क्वेश्चन का। तो जितना भी मैं कैलकुलेशन करता हूं, जितना भी मैं कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेशन ओरिजिन से करूंगा ना। तो यहां से मुझे अपने कैलकुलेशन करने हैं। इसको x दिखाया गया है, इसको y दिखाया गया है, तो सारे के सारे कैलकुलेशंस मैं ओरिजिन से करूंगा। अब अपने को इस क्वेश्चन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, u इज इक्वल टू 0.01 1 माइनस 10,000 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। वेरी गुड। विस्कोसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर -3 दे रखा है। देखो पानी का याद करना सबसे आसान है। पानी का याद करना इसलिए आसान है क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और पानी की विस्कोसिटी होती है 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। सो यू नो हम लोग यहां पर ये देखो इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेट। तो शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन को बुलाएंगे बेटा बोर्ड पे? बाहुबली इक्वेशन। आओ। सो बाहुबली इक्वेशन क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स की? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। लेकिन यहां देखो आसान तो है,
u की वैल्यू आपको दे रखी है, u को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो आपको ये पैराबोलिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब y की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब इक्वेशन y की फॉर्म में मिलेगी, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्लेट के ऊपर लगने वाला शियर निकालना है, आपको प्लेट के ऊपर लगने वाला शियर निकालना है। तो प्लेट के ऊपर लगने वाला शियर तो y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे, y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे, y इज इक्वल टू, अच्छा ये सेंटीमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहां पर पुट करेंगे। अब बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, क्रिटिकल पॉइंट्स को ही तो सुनना तुम्हारा काम है, नहीं तो फिर क्लास में बैठे क्यों हो तुम। यहां पर बच्चे जनरली मिस्टेक ये करते हैं, बच्चा क्या करता है, सर प्लेट पे निकालना है तो y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर थोड़ी ना डिस्टेंस है, ओरिजिन जहां से है वहां से कैलकुलेशन करना है। अच्छा रुको, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये x है और ये y है। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे फाइंड द शियर एक्टिंग ऑन द प्लेट, तो फाइंड द शियर एक्टिंग ऑन द प्लेट अगर पूछे तो y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही होगा ना, और y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ही होगा ना उस वाले क्वेश्चन में, हाँ के ना, यस। सो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि भाई कहां से कैलकुलेशन करना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मुझे आप पे यकीन है। आंसर आएगा बी बॉम्बे, आंसर आएगा बी बॉम्बे। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत पहले कहीं पुरातत्व काल में पढ़ा दिया गया है। लॉजिक ये था, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, याद आया। और हाईली वॉलेटाइल फ्लूइड्स का तो हाई वेपर प्रेशर होता है, सच एज पेट्रोल एंड बेंजीन। तो अब देखो, आपको मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन का ना वेपर प्रेशर दे रखा है, तो भाई जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा, जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा उसका वेपराइजेशन इजी, उसका वेपराइजेशन इजी। तो इस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा, इस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हवा का काइनेमेटिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, ठीक है। आपसे हवा का काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, मैं तो धड़ाधड़ क्वेश्चन लगवाऊंगा ही, क्योंकि इतने दिनों से ना जाने कितनी बार मैंने आपको बोला कि ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। अब अगर आप, ये आपकी गलती है, क्योंकि टीचर ने तो यूनिट 1 खत्म हुए कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, और ना जाने कब से मैं आपको बोल रहा हूं बेटा आप खुद से तो ट्राई करो, खुद से तो एक बार ट्राई करो, खुद से तो एक बार ट्राई करो। तो अब तो मैं स्पीड में मूव करूंगा ही, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों ने एटलीस्ट क्वेश्चन रीड कर रखे होंगे, एटलीस्ट एक बारी ट्राई किया होगा खुद से। तो मैं तो सिर्फ आपको हिंट देने का काम कर रहा हूं अब सारी चीजों में, तो मैं तो फास्ट मूव करूंगा ही। बेटा हवा, हवा इज अ गैस, अगर गैस है तो गैस में तुम लोग जानते हो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस बढ़ता है, नॉट ओनली बढ़ता है, रिमेंबर करो फास्टर रेट पे बढ़ता है, ठीक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का भाई अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना है तो ऑफकोर्स सी बात है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे उससे ज्यादा ही होगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे उससे ज्यादा ही होगा। तो आंसर ए आगरा है। लेकिन तुम्हारे सर ने तुम्हें इतना ब्यूटीफुली पढ़ाया है कि तुम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें याद हो तो हमने अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में एक निकाला है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज T⁻³ 3/2। याद आया तुम्हें?
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू द पावर 3/2। याद आया, सूदरलैंड इक्वेशन से निकाला था, सूदरलैंड चचा की इक्वेशन से निकाला था। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ν1/ν2 इज इक्वल टू T1/T2 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, लेकिन यहां पर गलती मत कीजिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेम्परेचर जो है ना, ये आपको केल्विन में पुट करना होता है, क्योंकि याद कीजिए ये जो इक्वेशन निकाली थी ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकाली थी। तो आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू ना किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। तो केल्विन केल्विन द यूनिट्स हैज टू बी मेंटेन। तो आप तो पढ़ ही चुके हो शायद, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो आपको क्वेश्चन के अंदर T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, लेकिन केल्विन में पुट करना। ठीक है, ν1 दे रखा है, क्या आप ν2 निकाल सकते हो? यस, आंसर विल बी ए आगरा, आंसर विल बी ए आगरा। इधर देखें, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 15। In a liquid of specific gravity 0.94, so there is a liquid having specific gravity of 0.94 undergoes a reduction in volume, percentage reduction in volume दे रखा है। आपको पता है इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब सेम लैंग्वेज आप एक क्वेश्चन कर चुके हो, सेकंड क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ो और इसकी लैंग्वेज पढ़ो, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। लुक हियर, सो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 दे रखी है एंड परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम दे रखा है। सो परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम विल बी चेंज ऑन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विद अ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है 0.22 है, और क्या दे रखा है, इंक्रीज इन प्रेशर। सो इंक्रीज इन प्रेशर इज गिवन टू बी एज 1400 किलो पास्कल। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। यस यस यस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स। ये देखिए, स्पीड ऑफ साउंड होता है सी, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अगर आपको स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड सॉलिड्स में निकालना है, सॉलिड्स में निकालना है, तो बेटा स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन सॉलिड्स का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला इन सॉलिड्स। एंड हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स? स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ E by rho, is given by under root of K by rho, is given by under root of K by rho. That is the bulk modulus of fluid material divided by the density. तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूले आपको आपके पावर प्लांट वाले सर भी बताएंगे जब वो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कौन सा होता है, याद करो, जिनका मैक नंबर, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की डेफिनेशन होती है जिनका मैक नंबर 0.3 से कम होता है। तो मैक नंबर निकालना पड़ेगा ना वहां पर, और मैक नंबर होता है V/C, मैक नंबर होता है V/C, स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक नंबर निकालने के लिए तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड चाहिए होगा, तो ये आपके पावर प्लांट वाले सर भी कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में आपको बताएंगे। तो वंडरफुल। अभी देखो, अब इसका क्या है, फॉर एग्जांपल ये डिजिटल बोर्ड जैसे एक सॉलिड चीज है, ये डिजिटल बोर्ड एक सॉलिड चीज है। तो अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे ऐसे कान लगाऊं और यहां पर अपना हाथ मारूं, तो साउंड के जो ट्रेवल की स्पीड होगी, जो मेरे कानों तक पहुंचेगी, तो साउंड के ट्रेवल की स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ E by rho, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी। लेकिन फ्लूइड्स में कैसे निकलती है स्पीड ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ गाजी अटैक मूवी में देखा, सबमरीन के अंदर सारी की सारी साउंड प्रोपोगेशन पे ही तो सारी चीजें चल रही हैं। आपने देखा होगा ना, गाजी अटैक में वाटर माइंस लगाता है वो, और वाटर माइंस को ब्लास्ट भी कैसे करते हैं, वो साउंड से ब्लास्ट करते हैं ना, याद होगा तुम्हें उस मूवी में। तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो बेटा जी, अगर स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, K, दैट इज बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद अ नेगेटिव साइन। सो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को डीपी से रिप्लेस करते हैं विच इज 1400 इंटू 10 to the power 3 divided by dv by v with a negative sign is going to be 0.22 divided by 100। यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा, k के वैल्यू को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो डेंसिटी कितना हो जाएगा 940 पर kg पर मीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 16, 5 स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारे पास एक अपर प्लेट है जो कि स्टेशनरी है और हमारे पास एक लोअर प्लेट है जो कि स्टेशनरी है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये एक प्लेट हम लोगों ने रख रखी है और इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी h है, h है, h है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक प्लेट रख रखी है। इस प्लेट के ऊपर जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी μ1 है, इस प्लेट के नीचे जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी μ2 है। अब वो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस बीच वाली प्लेट को अगर मैं F फोर्स अप्लाई करूं इस बीच वाली प्लेट पे तो आपको एक ऐसी फोर्स बतानी है कि मिनिमम ड्रैग एक्सपीरियंस करे ये प्लेट, मिनिमम ड्रैग एक्सपीरियंस करे ये प्लेट। आपको पता है इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आपने कर रखा है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो ये जो बीच वाली प्लेट है, ये बीच की प्लेट को जब आप पुल करोगे तो बेटा ऊपर की तरफ से शियर ड्रैग लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा एंड नीचे की तरफ से शियर ड्रैग लगेगा। वो दोनों शियर ड्रैग बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ना, क्योंकि विस्कोसिटी अलग अलग है। सो देयरफॉर जब आप इस प्लेट को मान लीजिए F4 से आगे खींचेंगे तो देयर विल बी ड्रैग एक्टिंग ऑन द अपर part of the plate which is F1, there will be drag acting on the lower part of the plate which is F2. So therefore F is going to be F1 plus F2. अबे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग। F is going to be F1 plus F2। लेकिन रुक जाओ, निकालना क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिख रखा है आपको इस बीच वाली प्लेट का एक ऐसा लोकेशन निकालना है, लोकेशन निकालना है ताकि ड्रैग ऑन द प्लेट मिनिमाइज हो जाए। ओ माय गॉड, इसका मतलब हमें ये जो बीच वाली प्लेट है इसका लोकेशन ही नहीं पता। हमारी ये जो बीच वाली प्लेट है हमें इसका लोकेशन ही नहीं पता बच्चों। मतलब ये प्लेट यहां लाई कर रही है, यहां लाई कर रही है, आई डोंट नो वेयर दिस प्लेट इज, और वही मुझे निकालना है। तो ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस प्लेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द लोअर प्लेट। तो अगर इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द लोअर प्लेट देन माय डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाली प्लेट से कितना दूरी हो जाएगा? h माइनस y। ऊपर वाली प्लेट से कितना दूरी हो जाएगा? h माइनस y। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको इसी y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको इस y की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि ड्रैग एक्टिंग ऑन द प्लेट इज मिनिमाइज्ड। सो नाउ व्हाट इज द, अरे बाबा, इज दिस द ड्रैग एक्टिंग ऑन द प्लेट F1 प्लस F2? यस। सो इसको कैसे लिखेंगे F1 प्लस F2 को? देखो, स्टेशनरी सरफेस, मूविंग बॉडी, अरे सुनो ना, स्टेशनरी सरफेस, मूविंग बॉडी, फॉर्मूला तो अपना वही लगेगा μ1 AV बाय y। बल्कि पहले वाले फ्लूइड के लिए हाइट कितनी है बच्चे? h माइनस y है, h माइनस y। सो दिस इज μ1 AV बाय h माइनस y। वंडरफुल। प्लस सेकेंड ड्रैग फोर्स फॉर द सेकेंड फ्लूइड, अरे दिस इज फर्स्ट फ्लूइड, दिस इज सेकेंड फ्लूइड। सेकेंड फ्लूइड के लिए ड्रैग फोर्स क्या होगा? μ2 AV बाय y, μ2 AV बाय y। दिस इज माय ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स को अगर मिनिमाइज करना है
तो किसी भी चीज़ को मिनिमा करने के लिए वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करो एंड पुट इट इक्वल टू 0, तो आ जाओ। सो देयरफॉर आपको इस फोर्स को मिनिमाइज करना है। ये फोर्स कब मिनिमाइज होगी? जब आप इस फोर्स को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। एंड इस पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है? y। सो इसको y के साथ डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर पुट करो। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखिए ये आपका फोर्स है, ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर पुट कर दो, और 0 के बराबर पुट करके किसका वैल्यू निकालोगे? y का। आपको जो y का वैल्यू आएगा वो μ1 μ2 की फॉर्म में आएगा, ठीक है, एंड दैट्स योर आंसर, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। बेटा डिफरेंशिएशन तो अब आपको ही करना पड़ेगा, इतने बड़े हो गए हो, डिफरेंशिएशन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। आओ इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय, सो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय 3/4y माइनस y स्क्वायर। कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है वो प्रोफाइल कैसी है? पैराबोलिक प्रोफाइल है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है ना। फिर वो आपसे कह रहा है वेलोसिटी डिस्टेंस इतना। द शियर स्ट्रेस एट अ लोकेशन ऑफ 0.3 मीटर अबव द प्लेट। तो मान लो हमारे पास ये कोई प्लेट है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इस प्लेट से 0.3 मीटर का दूरी पे, इस प्लेट से 0.3 मीटर का दूरी पे मान लो कोई पॉइंट ए है, ठीक है। उस ए पॉइंट का जो शियर है वो टाउ ए है। अरे सुनो ना भाई, जो 0.3 मीटर का दूरी पे जो एक पॉइंट है उसको ए मान लिया और उसके शियर को टाउ ए मान लिया, ठीक है बच्चे। अब ये जो टाउ ए है उसका रिलेशन दे रखा है is n times the shear stress at location 0.2. So therefore at another location which is at a distance, let that point be some b, at a distance of 0.2 meter, at a distance of 0.2 meter from the boundary, the shear stress is tau b. Now what is the relationship which is given between tau a and tau b? In the question he is saying tau a is n times tau b. टाउ ए इज n टाइम्स टाउ बी। आपको पता है मैं सॉल्व करने से पहले ही आपको बता सकता हूं आंसर लेस देन 1 आएगा। अरे कुछ ना लॉजिकल अपना पहले से ही बटोर के रखा करो चीजों को। मेरे को सॉल्व करने से पहले से ही पता है आंसर लेस देन 1 आएगा। कैसे मुझे पता है आंसर लेस देन 1 आएगा? क्योंकि प्रोफाइल कैसी है? पैराबोलिक। आपको मुझे याद है मैंने आपके बैच में बिल्कुल ये स्टेटमेंट तुम्हारे नोट्स में लिखी होगी। जब वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होती है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन 1 ऑर्डर लेस होता है, अर्थात लीनियर होता है। और दूसरी बात, अगर इस प्लेट पे शियर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा तो शियर बाउंड्री की तरफ मैक्सिमम होता है ना। तो लीनियर तो वेरिएशन होगा लेकिन बाउंड्री पे मैक्सिमम होगा ना, तो उल्टा बनेगा शियर। तो शियर बाउंड्री की तरफ आने पे बढ़ेगा लीनियर प्रोफाइल में। अब देखो आप लोग खुद ही सोच के देखो भाई, ए पॉइंट पे जो शियर डेवलप होगा और बी पॉइंट पे जो शियर डेवलप होगा, तो बी पॉइंट पे शियर ज्यादा होगा ना ए पॉइंट के मुकाबले। तो अगर बी पॉइंट का शियर ज्यादा है ए पॉइंट के मुकाबले, एन की वैल्यू लेस देन 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? वेरी सिंपल। What you are going to tau A, बाहुबली। What is the बाहुबली equation of fluid mechanics? Tau is equal to mu A into du by dy, but A पॉइंट पे निकालना है तो y की जगह क्या पुट करोगे? 0.3। y is equal to 0.3 is n times mu B into du by dy at y is equal to 0.2. At y is equal to 0.2. At y is equal to 0.2. बेटा म्यू ए म्यू बी कैंसल, अगर म्यू ए म्यू बी कैंसल हो गया है और u का आपको इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू पुट करिए। डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आंसर आएगा 3/7।
आंसर आएगा 3/7 या 0.4285, 0.4285, 0.4285। सुप्रीत कुमार, तुमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन जो सेकंड वाला भाग है उसमें वो ये तो एक पार्ट है क्वेश्चन का कि y की वैल्यू निकालिए ताकि ड्रैग मिनिमम हो। इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है y की ऐसी वैल्यू निकालो कि ड्रैग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट इज सेम। तो F1 इक्वल टू F2 करके y का वैल्यू निकालो। ये तो सिंपल है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, ये n का वैल्यू आ जाएगा। वंडरफुल। आप देखो मेरी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे काम कर रही है क्योंकि आज जब हम बायंसी पढ़ रहे थे हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं पहले यूनिट के, और तुम देखो कि सारी चीजें रिवाइज होती चली जा रही हैं आपकी, सारी चीजें रिवाइज होती चली जा रही हैं आपकी। हाँ भाई, ये देखो आ गया अपना प्यारा क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 19। नहीं कराऊंगा, किसी हाल में नहीं कराऊंगा 19th क्वेश्चन। जर्नल बेयरिंग है तो जर्नल बेयरिंग का तो आपको बता ही रखा है सब कुछ। सो अपने पास एक आउटर सिलेंडर है, और उसके अंदर ये शाफ्ट है, और शाफ्ट उसके एक्सिस के अबाउट घूम रही है। बस यहाँ पर एक गलती, और ये गलती के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। भैया ये DI है, ये इनर डायमीटर DI है, और ये आउटर डायमीटर DO है। तो जो H आप अपने फॉर्म μAV बाय H पुट करोगे ना, क्लियरेंस, तो H DO माइनस DI नहीं होता है, DO माइनस DI बाय 2 होता है। ओमेगा कैसे निकलता है बेटा? 2πn/60। आरपीएम में n कितना दे रखा है? 240 आरपीएम, है ना। विस्कोसिटी वगैरह सब कुछ दे रखी है, आपको पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकलेगा इस जर्नल बेयरिंग का? T ओमेगा। पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चे, कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर, कंटेनिंग वाटर इज इतना। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे कैपिलरी राइज पूछ रहा है। राइज कितना होता है? H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाई WD। लेकिन क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा, क्वेश्चन में थीटा मत देने दो। तुम्हें पढ़ाया गया है कि अगर क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा तो थीटा को क्या लेकर सॉल्व कर दोगे? 0 डिग्री विच इज प्योर वाटर लेकर सॉल्व कर दोगे। तो H का फॉर्मूला डायरेक्टली है 4 सिग्मा बाई WD। H का फॉर्मूला डायरेक्टली है 4 सिग्मा बाई WD। वंडरफुल। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अति उत्तम, आनंद की प्राप्ति, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप चाहे कितने भी बड़े सूरमा क्यों ना हो, आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्लीज बोर्ड पे देखो। अभी जब मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्लीज बोर्ड पे देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। इन अ कॉन्जिएंट सी, ओ ससुरा इतनी अंग्रेजी लिख रखा है, इन अ कॉन्जिएंट सी। ओहो भैया, ये कॉन्जिएंट बोन्जिएंट क्या होता है हमें ना पता भैया, ये क्या होता है? कॉन्जिएंट बोन्जिएंट हमें ना पता ये क्या होता है। भाड़ में गया कॉन्जिएंट, हमारे लिए कुछ है ही ना कॉन्जिएंट। हम तो सीधा पढ़ेंगे इन अ सी। इतनी भसड़ काहे मचानी है बे जिंदगी में? इन अ सी द डेंसिटी ऑफ वाटर एट फ्री सरफेस इज रो नॉट। तो मान लीजिए पानी का फ्री सरफेस है और पानी के फ्री सरफेस पे डेंसिटी रो नॉट है। फिर वो आपसे बोल रहा है अगर मैं एक पॉइंट लूं मच बिलो द सरफेस, तो वहां पर डेंसिटी रो है। आपसे बोल रहा है ग्रेविटी के वेरिएशन को निगलेक्ट करिए और कांस्टेंट बल्क मॉडुलस मानिए। क्या मानिए? कांस्टेंट बल्क मॉडुलस। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि बल्क मॉडुलस क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है।
आपको क्या निकालना है, आपको इस H की वैल्यू निकालनी है कि कितनी डेप्थ पे जो डेंसिटी है वो रो नॉट से रो हो जाएगी। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करो कि जब आप इस लिक्विड में नीचे आ रहे होगे तो डेंसिटी कांस्टेंट है कि वेरिंग है? डेंसिटी कांस्टेंट है कि वेरिंग है? वेरिंग है। अगर डेंसिटी वेरिंग है तो तुम्हें भी पता है P इज इक्वल टू रो जी एच आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि P इज इक्वल टू रो जी एच तो केवल कांस्टेंट डेंसिटी वाले फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल है ना। परंतु यहां पर तो डेंसिटी वेरी कर रही है, लेकिन ठीक है P इज इक्वल टू रो जी एच यूज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका भी बताया था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ तो यूज कर सकते हो ना। तो अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है बताओ? dP बाय डी एच इज इक्वल टू रो जी। ऐसा करो यहां से dP की वैल्यू निकालो। dP की वैल्यू है dP की, ऐसा करो यहां से dP की वैल्यू निकालो। dP की वैल्यू है रो जी इंटू डी एच। dP की वैल्यू है रो जी इंटू डी एच, रो जी इंटू डी एच। दूसरा चीज क्या दे रखा है? दूसरा जो यूज हम करेंगे वो इस बल्क मॉड्यूलस का करेंगे कि बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? बल्क मॉड्यूलस का डेंसिटी प्रेशर, दो फॉर्मूले होते हैं बल्क मॉड्यूलस के, वॉल्यूम प्रेशर, डेंसिटी प्रेशर। कौन सा वाला यूज करोगे? डेंसिटी प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेंसिटी प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या होता है? रो डी पी बाय डी रो, रो डी पी बाय डी रो। तो साथियों यहां से हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से जरा डीपी का वैल्यू निकालते हैं। तो डीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डीपी का वैल्यू इज गोइंग टू बी डी रो बाय रो, डी रो ऊपर जाएगा, रो नीचे आएगा, इंटू के, यही आ जाएगा ना। वेरी गुड। अब आप क्या करो, ये वाले डीपी की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, ये वाले डीपी की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो। तो जब आप इस वाले डीपी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा? रो जी डी एच इज इक्वल टू डी रो बाय रो इंटू के। हमें निकालना क्या है? हाइट, हाइट, हाइट। तो हाइट को एक तरफ रखेंगे, हाइट इज डी एच, हाइट इज डी एच। रो नीचे गया, रो स्क्वायर बन जाएगा, जी नीचे आएगा तो ये बन जाएगा के बाय जी इंटू डी रो बाय रो स्क्वायर, डी रो बाय रो स्क्वायर। अब बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। तो हाइट को तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एच, हाइट को तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एच, कृपया करके बोर्ड पे देखिए। हाइट को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एच, के बाय जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और उसने क्वेश्चन में लिख रखा है जी भी कांस्टेंट है। तो के बाय जी अगर कांस्टेंट है तो केवल इंटीग्रेशन इसका होगा। अब जरा ध्यान से देखना कैसे इंटीग्रेशन होगा साथियों। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट सबसे पहले, जब हाइट जीरो है, देखो जब हाइट जीरो है, जब हाइट जीरो है, जब बेटा जी हाइट आपकी जीरो है तो आपकी डेंसिटी रो नॉट है। तो हाइट जब आपकी जीरो है तो डेंसिटी रो नॉट है, ओके डियर। एंड जब आपकी हाइट h है तो डेंसिटी रो है। कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों के? सो रो नॉट से रो होगा इसका इंटीग्रेशन। चलो करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं। देखो डी एच का इंटीग्रेशन h आएगा तो हाइट मिल जाएगी, के बाय जी तो एज इट इज आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 1 बाय रो स्क्वायर को आप रो टू दी पावर -2 लिख सकते हो। रो टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा रो टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। सो डिवाइडेड बाय -2 + 1 जो डिवीजन में है, -2 + 1 विल बी -1 है। और यहां क्या बच जाएगा? 1 बाय रो, 1 बाय रो। अबे रो टू दी पावर न्यूमरेटर में क्या है? रो टू दी पावर -2 + 1 इज रो टू दी पावर -1, रो टू दी पावर -1 इज 1 बाय रो। और 1 बाय रो पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 1 बाय रो -1 बाय रो नॉट, 1 बाय रो -1 बाय रो नॉट। लेकिन जब आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो क्या ये पलट जाएगा? यस यस यस। तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आंसर विल बी सी चेन्नई, आंसर विल बी सी चेन्नई, आंसर विल बी सी चेन्नई,
आंसर विल बी सी चेन्नई। देखो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 फिर से जर्नल बेयरिंग का क्वेश्चन है। नहीं कराऊंगा क्योंकि अब आपको सब पता है कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि जर्नल बेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, F इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई, वो सब जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रिंटिंग मिस्टेक है, और प्रिंटिंग मिस्टेक है ये जो जहां बोर लिख रखा है ना, बोर जहां बोर लिख रखा है ये एक्चुअली बोर नहीं रेडियस है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बोर नहीं रेडियस है। तो अगर आप बोर का मतलब तो डायमीटर होता है, लेकिन आप इसे रेडियस मान के चलें, तो रेडियस मान के जब आप चलोगे तो 15 mm आंसर आएगा, 15 mm आंसर आएगा। आइए, ओ हो, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन बोर्ड, one of my favorite questions are coming on board. Question number 30. So this is question bank question number 30. Question bank question number 30. क्या कह रहा है? A glass tube of 2.5 mm internal diameter is immersed. Okay. So हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके बोर्ड की तरफ देखें। हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है जिसका डायमीटर 2.5 mm है। सो ग्लास की ट्यूब है जिसका डायमीटर 2.5 mm है। ओके, और इसे आप इंसर्ट कर रहे हो एक ऑयल में जिसकी डेंसिटी 940 है, टू अ डेप्थ ऑफ 9 mm। तो इसे आप मान लीजिए इंसर्ट कर रहे हैं ऑयल के अंदर टू अ डेप्थ ऑफ 9 mm लेटस से, हाँ, टू अ डेप्थ ऑफ 9 mm लेटस से, और ये जो लिक्विड है बाहर इसकी डेंसिटी है 940 kg/m³। वो व्यक्ति आपसे कह रहा है इफ अ प्रेशर ऑफ 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नीडेड टू फॉर्म अ बबल, इज नीडेड टू फॉर्म अ बबल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है ना, ये मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है, ये मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है इंडस्ट्री के अंदर। ये एक टेस्ट होता है, इसे एयर बबल टेस्ट कहते हैं। ये एक्चुअली हमारा जो भी डिवाइस है उसमें लीकेज मतलब उधर तो लीकेज टेस्ट करने के काम आ रहा था। ये मैंने अपने बीटेक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करनी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एस्कॉट्स में करी थी, एस्कॉट्स फरीदाबाद में। फरीदाबाद इज वेरी क्लोज टू दिल्ली। तो इन एस्कॉट्स ना ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की मतलब दिग्गज कंपनी। 2 ट्रैक्टर्स आते हैं उनके, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, बड़े ही फेमस ट्रैक्टर्स हैं। क्रेन्स बनाती है एस्कॉट्स, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो आपके बाइकों का आगे का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, उसको TFF कहते हैं, टेलीस्कोपिक फोर्क फ्रंट कहते हैं, जो आगे का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है आपके बाइक्स का। तो आपको पता है वो उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर एस्कॉट्स है। तो चाहे हीरो मोटोकॉप की बाइक हो, बजाज की बाइक हो, किसी की भी बाइक हो, लेकिन आगे के जो वो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, वो एस्कॉट्स बनाता है। तो शॉक एब्जॉर्बर्स की जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ना, उसमें लीकेज इसी टेस्ट की मदद से करते हैं। अब इस टेस्ट में करते क्या है हम लोग, हमने इस ट्यूब को इंसर्ट किया, ट्यूब को इंसर्ट करके हम यहां से कंप्रेस्ड एयर को इसके अंदर डालते हैं, कंप्रेस्ड एयर को इसके अंदर पुश करते हैं ऐसे करके, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर को इसके अंदर पुश करते हैं। तो जब आप इसको कंप्रेस्ड एयर के अंदर इसको पुश करते हो तो वो कंप्रेस्ड एयर इस लिक्विड को नीचे धकेलते 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 नीचे एक बबल फॉर्म हो जाता है, नीचे एक बबल फॉर्म हो जाता है, नीचे एक बबल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखें, यही तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। बबल तो फॉर्म हो जाता है, लेकिन क्या तुम्हें याद है, दिस इज अ बबल सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो मैंने आपको कितना ब्यूटीफुली चीजों को पढ़ाया है। बबल, यंग्स लैप्लास इक्वेशन वगैरह याद होगी तुम लोगों को। बबल सबमर्ज्ड इन लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम एज दैट ऑफ द बबल सबमर्ज्ड इन लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज सेम एज दैट ऑफ योर दिस यार ड्रॉपलेट 4 सिग्मा बाई डी। वेरी गुड। तो बस
अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस ट्यूब के अंदर हवा का कितना प्रेशर चाहिए बबल को फॉर्म करने के लिए, 148 पास्कल। 148 पास्कल हवा का प्रेशर चाहिए ताकि बॉटम पे एक बबल फॉर्म हो जाए। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपसे वो सरफेस टेंशन ऑफ ये लिक्विड पूछ रहा है, तो बेटा ये जो बबल फॉर्म हुआ है, इस बबल का फॉर्मूला होता है PI माइनस PO इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय D, बिकॉज इट इज अ बबल सबमर्ज्ड इन लिक्विड, है ना। PI कितना इंटरनल प्रेशर चाहिए इस बबल को फॉर्म करने के लिए, 148 है। 148 इज द प्रेशर ऑफ द एयर विच इज इनसाइड द बबल, माइनस PO, व्हाट इज द आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर विल बी rho GH, will be 940 into 9.81 into height is 9 mm, which is 9 into 10 to the power minus 3 is equal to 4 sigma by D। अब यहां पर अपने पास चॉइस नहीं है, हमें ना जो ये बबल का डायामीटर है उसको ट्यूब के डायामीटर के बराबर ही लेना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस, सो देयरफॉर हम लेंगे 2.5 mm है ना, mm विल बी 10 to the power minus 3, mm विल बी 10 to the power minus 3। तो यहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, सिग्मा का। ए आगरा आंसर आएगा, ए आंसर आएगा इसका, ए आगरा आंसर आएगा इसमें, ए आगरा आंसर आएगा इसका, ए आगरा आंसर आएगा इसका। आप क्वेश्चंस के लेवल देखिए, क्वेश्चंस कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। 31 पे 5 स्टार मार्क करिए। अगेन मेरा एक और फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सो दिस इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बेटा जी 31 क्वेश्चन में, क्या आपको वो क्या आप लोगों को विस्कोसिटी वाली, एक मिनट यार थोड़ा पानी पी लूं, काफी हो गया, 1 घंटे से बोल रहा हूं मेरे ख्याल से। हाँ, क्या आप लोगों को विस्कोसिटी वाली क्लास याद है, विस्कोसिटी वाली क्लास याद है। विस्कोसिटी वाली क्लास में आपको कितना ब्यूटीफुली पढ़ाया था कि एक प्लेट के ऊपर एक रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पहली लेयर रुक जाएगी और फिर लेयर बाय लेयर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेयर बाय लेयर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, याद है वो वाला। उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, उसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। आओ देखो क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड ओवर अ फ्लैट प्लेट इज पैराबोलिक। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में खुद दे रहा है दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। ओके, देन ही सेज अ प्लेट इज पैराबोलिक, देन द फ्री स्ट्रीम वेलो। तुम देखना तुम्हारे रजिस्टर में 5वीं नंबर प्रॉपर्टी विस्कोसिटी में 2 बादल के बीच में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की भी डेफिनेशन लिखाई है, बाउंड्री लेयर रीजन की भी डेफिनेशन लिखवाई है। तो क्वेश्चन में बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट से 20 सेंटीमीटर ऊपर जाने पे, 20 सेंटीमीटर ऊपर जाने पे जो लेयर की स्पीड है वो वापस से फ्री स्ट्रीम हो जा रही है एंड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दे रखी है 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दे रखी है 120 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये तो सबको पता है भाई, प्लेट के सरफेस पे तो वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते चले जाओगे वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रोफाइल दे रखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रोफाइल दे रखा है वो प्रोफाइल एक्चुअली कैसा है, पैराबोलिक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रोफाइल दे रखा है वो प्रोफाइल बेसिकली कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। वंडरफुल, पैराबोलिक है, नाइस। प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। अगर वो प्रोफाइल पैराबोलिक है, अगर वो प्रोफाइल पैराबोलिक है और क्या क्या दे रखा है आपको, निकालना क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है और शीयर स्ट्रेस।
बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है du बाई dy। और दूसरी चीज क्या निकालनी है? शियर स्ट्रेस। ये दोनों चीजें कहां पर निकालनी है? y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे निकालनी है। फंस गए हो आप। दिखने में क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन आसान है लेकिन बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। कैसे? देखो, तुम इसलिए फंस गए हो क्योंकि तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए u चाहिए और एक बारी du बाई dy आएगा तभी तो टाउ आएगा ना, बाहुबली का यूज करके। तो बेसिकली तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए u की इक्वेशन चाहिए u की इक्वेशन चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको u की इक्वेशन नहीं दे रखी, बल्कि u की इक्वेशन ना देकर ससुरा बस शब्दों में कह रखा है कि पैराबोलिक है। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो? इक्वेशन नहीं दी उसने। इक्वेशन दे देता तो अभी 2 सेकंड में डिफरेंशिएट करके मैं आंसर निकाल देता, लेकिन इक्वेशन ना देके बस शब्दों में कह दिया कि पैराबोलिक है, शब्दों में कह दिया कि पैराबोलिक है। तो u की इक्वेशन चाहिए हमें। तो बेटा जी, जब हमें कभी भी कोई इक्वेशन नहीं पता होती है तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। कैसे अज्यूम? जैसे अगर मान लीजिए मुझे लीनियर प्रोफाइल अज्यूम करनी है तो लीनियर के लिए मैं अज्यूम करूंगा u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अगर मुझे कैसा वेलोसिटी अज्यूम करना है? लीनियर। अगर मुझे पैराबोलिक अज्यूम करना है तो मैं अज्यूम करूंगा a प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। पैराबोलिक अगर अज्यूम करना है मुझे तो, पैराबोलिक अगर अज्यूम करना है मुझे तो, समझ पा रहे हैं आप बात को? ये वेलोसिटी में अज्यूम करूंगा अगर मुझे पैराबोलिक अज्यूम करना है तो। अगली जरूरी, अरे सुनो 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 सुनो, फिलहाल तो क्वेश्चन के अंदर पैराबोलिक ही दे रखा है। अब सुनो, अगर मुझे ये इक्वेशंस निकालनी है तो बेटा मुझे ये ए बी सी इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना, मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कांस्टेंट्स है ना ये ए बी सी। अब इन कांस्टेंट्स ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? बाउंड्री कंडीशन से। आओ बेटा जरा देखते हैं कौन कौन सा बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे। सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन, एट y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0। बच्चा बचपन से जानता है ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री विल बी शोन बाय द सिंबल y and at y is equal to 0 there will be no slip condition, so the velocity is going to be equal to 0। ये तो पहला कंडीशन हो गया। कितने अननोन है तुम्हारी पैराबोलिक वाली इक्वेशन में? 3 अननोन है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए होगी, है ना। अगला कंडीशन क्या पुट करेंगे? अगला कंडीशन होगा एट y is equal to delta u is equal to u infinity। एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू u इंफिनिटी। बेटा जी इधर देखो, इधर देखो, एट y इज इक्वल टू डेल्टा, ये सब पढ़ाया जा चुका है। डेल्टा होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। एट y इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब बाउंड्री लेयर खत्म हो गया। एट y इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब बाउंड्री लेयर खत्म हो गया, खत्म हो गया। और जब बाउंड्री लेयर खत्म हो गया तो स्पीड तो फ्री स्ट्रीम के बराबर हो जाएगी ना। लेकिन फिलहाल अभी वाले क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर में ही रहने दो क्योंकि वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में है। और u इज इक्वल टू u इंफिनिटी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दूसरी कंडीशन हो गई, लेकिन 3 कंडीशन चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या यूज करेंगे? एट y इज इक्वल टू डेल्टा, फिलहाल वाले क्वेश्चन में 20 है। एट y इज इक्वल टू डेल्टा du बाई dy इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यस, क्योंकि एट y इज इक्वल टू डेल्टा बाउंड्री लेयर फिनिश, एट y इज इक्वल टू डेल्टा बाउंड्री लेयर फिनिश। सो एट y इज इक्वल टू डेल्टा अगर बाउंड्री लेयर फिनिश हो गया बच्चे तो डेफिनेटली du बाई dy का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, नॉन विस्कस रीजन शुरू हो जाएगा ना। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये सब पढ़ाया जा चुका है। 3 इक्वेशन। अब आपका होमवर्क है, अब आप कर लोगे। पहला पुट कीजिए कंडीशन, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा पुट कीजिए, तीसरा पुट कीजिए। 2 इक्वेशन, 2 अननोन मिलेंगे b और c। तो क्या आप a b c का वैल्यू निकल जाएगा? a b c का वैल्यू निकल जाएगा तो इसमें पुट कीजिएगा, इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन को इसमें पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर? अव्वल दर्जे का क्वेश्चन, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है क्वेश्चन नंबर 34। वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। कृपया करके सभी लोग बोर्ड की तरफ देखें। कृपया करके सभी लोग बोर्ड की तरफ देखें। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, मैं इधर पढ़ा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को। कृपया इधर देखो, इधर देखो, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। यस, ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है, अब पढ़ा रहा हूं इसको। इसे कहते हैं फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम। फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम। फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम। अब ये क्या होता है फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम? क्या होता है ये फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम? फ्लूइड इंटरफेस प्रॉब्लम ये होता है जैसे मान, सुनो ऐसे समझाता भाई, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे किए हैं? उन सारे क्वेश्चनों में ये स्टेशनरी सरफेस था और ये मूविंग बॉडी थी। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसमें स्टेशनरी सरफेस था, मूविंग बॉडी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में ना सिंगल फ्लूइड था। ठीक है, तो ये तरीके के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, सिंगल फ्लूइड वाले, है ना। परंतु अब वो क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि अगर ये आपका सरफेस है और ये अगर आपकी मूविंग प्लेट है, तो मूविंग प्लेट और सरफेस के बीच में सिंगल फ्लूइड ना होके मल्टीपल फ्लूइड्स हैं। तो एक फ्लूइड तो मैंने ये येलो रंग से दिखाया और दूसरा फ्लूइड मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। ठीक है, सो ये जो येलो कलर वाला फ्लूइड है, इसकी हाइट को H1 बोले, इसकी हाइट को H2 बोले, इसकी विस्कोसिटी को μ1 बोले, इसकी विस्कोसिटी को μ2 बोले। ये फर्स्ट फ्लूइड है, ये सेकंड फ्लूइड है। क्या आपको क्वेश्चन में परिवर्तन समझ में आ गया? भाई स्टेशनरी सरफेस है, मूविंग प्लेट है, लेकिन उनके बीच में सिंगल फ्लूइड ना होके मल्टीपल फ्लूइड है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? अरे बच्चों वाले क्वेश्चंस है। देखो क्या होगा, येलो कलर और ग्रीन वाला जो फ्लूइड है ना, येलो कलर और ग्रीन वाला दो अलग अलग फ्लूइड है, इनका ना एक कॉमन इंटरफेस बनेगा। एक कॉमन इंटरफेस बनेगा, और वो जो कॉमन इंटरफेस होगा ना, वो एक स्पीड से जो मूव कर रहा होगा, उस स्पीड को v1 बोले। उस स्पीड को क्या बोले? v1 बोला हम लोगों ने। नाउ द कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज, yes, there is a concept, there are conditions which will be applied here. There will be conditions. प्रखर आप नहीं ले सकते हो, you cannot take it, okay, you cannot take it. You have to go by parabolic thing. Look here. So इसको solve करने का क्या, there are conditions are there. So the conditions for solving fluid interface problem is, first condition is that the common interface which is forming this common interface will have the same speed, and the second condition for solving these kind of problems is τ1 equal to τ2. Wonderful, don't worry. अभी देखो सब चीज आप मेरे पे छोड़ दो साथियों। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इन कंडीशन से? देखो, ये ऊपर वाला येलो रंग वाला फ्लूइड है, ये नीचे वाला हरे रंग वाला फ्लूइड है। ये कॉमन इंटरफेस बना, और ये कॉमन इंटरफेस की जो लेयर होगी ना, वो एक कॉमन स्पीड से मूव करेगी।
कहने का ये मतलब है ये फर्स्ट फ्लूइड का इंटरफेस पे जो स्पीड होगा और सेकंड फ्लूइड का इंटरफेस पे जो स्पीड होगा वो कॉमन स्पीड होगा, कॉमन स्पीड होगा। तो चाहे फर्स्ट फ्लूइड ले लो चाहे सेकंड फ्लूइड ले लो, देयर विल बी अ कॉमन इंटरफेस, कॉमन स्पीड से मूव करेगा। यही ये फर्स्ट कंडीशन आपको दिखा रहा है। Are we clear? Yes sir, wonderful. Look here. What is the second condition, my dear students? The second condition is tau 1 equal to tau 2. The second condition is tau 1 equal to tau 2. देखो ये tau 1 equal to tau 2 क्यों कह रहा है? आप सभी लोगों को पता है भले ही मल्टीपल फ्लूइड क्यों ना हो जाए लेकिन प्रोफाइल तो लीनियर ही रहेगी ना भाई। ये वाला जो हमने f इज इक्वल टू म्यू वी बाय वाई और ये सब कर रहे थे लीनियर ही तो था। तो प्रोफाइल तो अभी भी, अगर मैं यहां पर मान लो वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाना चाहूं तो वेलोसिटी प्रोफाइल तो अभी भी लीनियर ही रहेगी। वेलोसिटी प्रोफाइल तो अभी भी लीनियर ही रहेगी, हाँ के ना? यस सर। हाँ, हल्का सा स्लोप जरूर चेंज हो जाएगा, स्लोप जरूर चेंज हो जाएगा। स्लोप क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि विस्कोसिटी चेंज हो रही है ना। सो देयरफॉर इनके बीच में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, सो द वेलोसिटी प्रोफाइल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर गाइस? अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो तुम सभी लोगों को पता है कि इसके बीच में गैप में, चलो यहां बना रहा हूं, इसके बीच में गैप के अंदर जो शियर स्ट्रेस है वो पूरे के पूरे उस पे सेम होगा। शियर स्ट्रेस तो कांस्टेंट होगा ना थ्रू आउट। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो दैट फेलो इज सेइंग एट द इंटरफेस ये जो फर्स्ट फ्लूइड इस इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस पे जो शियर लगाएगा और सेकंड फ्लूइड जो कॉमन इंटरफेस पे शियर लगाएगा वो उसकी वैल्यू सेम होगी। tau 1 विल बी इक्वल टू tau 2। एंड इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है? ये देखो, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है सेकंड वाली कंडीशन से। सेकंड वाली कंडीशन क्या है? tau 1 इक्वल टू tau 2 है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है? tau 1 इक्वल टू tau 2 है। सो अगर तुम लोगों ने सेकंड कंडीशन लिया tau, अच्छा रुको, एक और ज्ञान लेकर जाओ। एक और ज्ञान ये है कि भाई यहां पर f इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई मत लगाना। सुनो, ये रहा देखो भैया, यहां पर f इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई कब लगता है? f इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई तब लगता है जब आपकी एक प्लेट स्टेशनरी हो, जब आपकी एक प्लेट स्टेशनरी हो और एक प्लेट मूविंग हो, तब लगता है आपका एक फॉर्मूला f इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई, तब लगता है ये फॉर्मूला। अब अगर ये दोनों प्लेट मूव करने लग जाएं तो f इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय वाई मत लगाना। तब क्या लगाना बच्चों? तब लगाना बाहुबली टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला भी बाहुबली से ही निकला था। आज घर जाके रिवाइज करना, ये f इज इक्वल टू म्यू वी बाय वाई भी बाहुबली से निकला था। कैसे निकाला था? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, बाहुबली से ही निकला था। चलो लगाओ जरा इस पे, मान लीजिए ऊपर वाले जो प्लेट है उसका स्पीड v है, ठीक है? तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन दिस थिंग? चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस 0। चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस 0 डिवाइडेड बाय dy, डिवाइडेड बाय dy। तो बेटा dy की वैल्यू कितनी है? h है। dy की वैल्यू कितनी है? h है। सो देयरफॉर ये h इज द हाइट डिफरेंस। तो देखो ना, शेयर की वैल्यू आ तो गई। शेयर की वैल्यू बाहुबली से ही आई थी, म्यू v बाय h। इसको तुमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, फोर्स आ गई थी, शेयर फोर्स। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो फॉर्मूला है म्यू वी बाय एच, ये केवल तब एप्लीकेबल है जब एक स्टेशनरी हो एक मूविंग हो। अगर दोनों मूविंग है तो फिर बेसिक फंडामेंटल पे आ जाएं। बेसिक फंडामेंटल क्या है आपका? यस, बाहुबली है। तो आओ लगाते हैं। अब टाउ 1 कैसे निकालोगे? देखो ये वाला फर्स्ट फ्लूइड है, आपने मान रखा है कि ये जो
देखो देखो, ऊपर वाली जो प्लेट है इसको v वेलोसिटी से आप मूव करा रहे हो और इंटरफेस v1 से मूव कर रहा है, तो τ1 क्या होगा? τ1 इज गोइंग टू बी μ1 into du by dy. What is the change in velocity for the first fluid? Who will be more, v or v1? V will be more. So the change in velocity for the first fluid is going to be v minus v1 divided by dy. What is the value of dy? h1 is equal to τ2. सेकेंड फ्लूइड जो इसके ऊपर shear लगाएगा, so सेकेंड फ्लूइड कितना shear लगाएगा? μ2 into du by dy. What is the change in velocity for second fluid? Change in velocity for second fluid is v1 minus 0 divided by h2. v1 minus 0 divided by h2. Are you getting? Yes sir. अब देखो, आपको क्वेश्चन में v दे रखा होगा, v1 दे रखा होगा, h1 μ1 सब चीज दे रखी होगी और कुछ अननोन डेटा होगा, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, पेपर में एक और चीज पूछता है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता है पेपर के अंदर बोलता है v वेलोसिटी से ऊपर वाली प्लेट को मूव कराने के लिए इस प्लेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे पूछता है। इस प्लेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस प्लेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये वो पूछता है पेपर के अंदर। भाई क्या लॉजिक हो बे, हमारे ये पूरे दोनों प्लेट्स के बीच में जो शीयर थ्रू आउट कांस्टेंट है, अगर शीयर थ्रू आउट कांस्टेंट है तो कितने बच्चे छोटी सी बात समझ पा रहे हैं? τ1 विल बी इक्वल टू τ2 will also be equal to tau on the upper plate. τ1 equal to τ2 is equal to tau on the upper plate. और tau on the upper plate क्या होगा? Tau on the upper plate will be force on the upper plate divided by area. So this is equal to this is also equal to force upon area. Force on the upper plate by area. नहीं आ रहा समझ? तो मान लो अगर आपसे पूछ रहा है कि टॉप वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बेटा इनमें से आप इसको इक्वेट करके जो भी अननोन है वो निकाल के, जो भी अननोन है वो निकल जाएगा, तो फिर उसको इससे इक्वेट कर देना, वहां से क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। देखो इस ऐसे नहीं समझ पाओगे तुम। इधर देखो, एक और बनाता हूं। अब जरा ध्यान देना, ये ऊपर वाली प्लेट है, इसको मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कराना है और इस ऊपर वाली प्लेट पे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं। इस ऊपर वाली प्लेट को v वेलोसिटी से मूव कराना है और मान लो कि हम लोग ये कर रहे हैं, ये लोअर वाली प्लेट है जो कि स्टेशनरी है, लेकिन इस बारी अपर और लोअर प्लेट के बीच में 3 फ्लूइड्स हैं, 3 अलग अलग फ्लूइड्स हैं इस बारी। इस वाले फ्लूइड की हाइट h1 और विस्कोसिटी μ1, इस वाले फ्लूइड की हाइट h2 और विस्कोसिटी μ2, इस वाले फ्लूइड की हाइट h3 और विस्कोसिटी μ3 है, ठीक है। और इसके बीच में वेलोसिटी प्रोफाइल तो वही उसी तरह से लीनियर जैसा ही कुछ रहेगा, लीनियर ही रहेगा, तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये 3 फ्लूइड हैं तो कितने इंटरफेस फॉर्म होंगे? कॉमन इंटरफेस 2, एक तो ये वाला कॉमन इंटरफेस, तो इस कॉमन इंटरफेस की स्पीड को v1 मान लो, एक ये वाला कॉमन इंटरफेस बनेगा, इसकी स्पीड को v2 मान लो, और ये तो प्लेट है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। लगाओ कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल है। τ1 ये फर्स्ट फ्लूइड है, ये सेकंड फ्लूइड है, ये थर्ड फ्लूइड है। τ1 will be equal to τ2 will be equal to τ3 will be equal to force on the upper plate divided by area. Force on the upper plate divided by area. So करो जरा, τ1 कितना आएगा? μ1 into change in velocity for first. Change in velocity for first is v minus v1 divided by h1 है, is equal to τ2. τ2 will be μ2. For second fluid, what is the change in velocity is v1 minus v2 divided by what is the height h2 is equal to τ3 is going to be μ3. Change in velocity for third is v2 minus 0 divided by h3 is equal to force बटे area, is equal to force बटे area. अब इसमें जो पूछ रखा है पेपर में वो निकाल दो, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ठीक है,
अब आप देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन बैंक में है। अच्छा मैं बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर की में आंसर गलत मिसप्रिंट है आंसर, ठीक है, तो घबराना मत। तो ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, इसका आंसर जो है वो आंसर की में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन ये है। सेम एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके वर्कबुक में भी है। तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व, नाउ यू डेफिनेटली नो हाउ टू सॉल्व। वंडरफुल। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 35। Next variety of question that I want to solve with you guys is question bank question number 35। देखो 35 भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्या कह रखा है मैं आपको समझाता हूं क्या है। एक अपर प्लेट है मेरे पास, एक लोअर प्लेट है, और इन प्लेटों के बीच में एक प्लेट है। गजब, हाँ। प्लेट ऑफ फ्लावर इज पुल्ड विद द स्पीड ऑफ, अच्छा डायग्राम दे रखा है यार, डायग्राम दे रखा है। तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो बीच वाली प्लेट है इसको वो F फोर्स से पुल कर रहा है, और वो F फोर्स आपको निकालना है क्वेश्चन में, और आपको 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस प्लेट को मूव कराना है इस तरफ। गजब का क्वेश्चन है ससुरों। ये जो नीचे वाली प्लेट है ये स्टेशनरी नहीं है, ये नीचे वाली प्लेट लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। ये नीचे वाली प्लेट लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, और लेफ्ट की तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रही है? लेफ्ट की तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रही है? आई थिंक यस, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। 0.3 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहां पर फ्लूइड्स अलग अलग नहीं है, सेम फ्लूइड्स हैं। तो मतलब ये जो इसके ऊपर जो फ्लूइड है और इसके नीचे जो फ्लूइड है वो सेम फ्लूइड है, जिसकी विस्कोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। ये वाली हाइट 1 mm दे रखी है, ठीक है, और ये वाली हाइट दे रखी है 2.6 mm। ये वाली हाइट दे रखी है 2.6 mm, ठीक है। अब आपसे दो चीजें क्वेश्चन, अच्छा आप देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है जी? अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, पानी पी लूं थोड़ा सा। देखो आ जाओ वापस आ जाओ, इधर देखो। सबसे पहली बात तो ये है, ये स्टेशनरी है और ये मूविंग है राइट की तरफ, ठीक है। तो इस ऊपर वाले में तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे होंगी वेलोसिटीज लेयर्स की, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में ग्राफ में तकलीफ आएगी। नीचे वाले में ग्राफ में तकलीफ आएगी। नीचे वाले में ग्राफ में क्या तकलीफ आएगी? नीचे वाले ग्राफ में यह तकलीफ आएगी कि जो फ्लूइड की लेयर्स इस वाली प्लेट के करीब हैं वो तो राइट की तरफ जाएंगे, लेकिन जो नीचे वाली प्लेट के करीब के लेयर्स हैं वो लेफ्ट की तरफ आएंगे। कहने का मतलब है नीचे की तरफ जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे होगा। समझो बात। जो नीचे की तरफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस नीचे वाली प्लेट, क्योंकि ये नीचे वाली प्लेट उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो जब ये उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके करीब वाली लेयर्स लेफ्ट की तरफ होंगे और इसके करीब वाली लेयर्स राइट की तरफ। तो क्या हम लोगों को बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर वेलोसिटी 0 होगा? बिल्कुल मिलेगा एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे इस पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा है। पूछ रहा है। मान लो कि मैंने मान लिया कि ये वाली जो पॉइंट है जहां पर 0 वेलोसिटी होगा, ट्रांजिशन होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वहां का डिस्टेंस y है फ्रॉम द लोअर प्लेट। अगर वहां का डिस्टेंस y है फ्रॉम द लोअर प्लेट तो बेटा ये वाला डिस्टेंस तो 2.6 माइनस y हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स हैं यार, बोर्ड पे देखेंगे नहीं। 2.6 माइनस y हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लो।
ये देखो हमारे पास ऐसा कुछ है, अरे कुछ ज्यादा ही रफ बन गया। ये देखो हमारे पास हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला वेलोसिटी कितना है, ये है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये नीचे वाला है 0.3, ये वाली हाइट है y और ये वाली हाइट है 2.6 माइनस y। लगाओ सिमिलर ट्रायंगल, आ गया आंसर, y की वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 0.3, 1 डिवाइडेड बाय 0.3 विल बी इक्वल टू 2.6 माइनस y डिवाइडेड बाय y। यहां से किसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, y का कर लोगे, यस। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन के दूसरे भाग में आपसे पूछ रहा है ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो जब आप इसको पुल करोगे तो बेटा जी इस वाली प्लेट पे ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स F1 क्रिएट होगा और नीचे की तरफ ड्रैग फोर्स F2 क्रिएट होगा, ठीक है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस प्लेट विल बी F1 प्लस F2। लेकिन जरा इन F1 F2 के कैलकुलेशन पे ध्यान देना, जरा इस F1 F2 के कैलकुलेशन पे ध्यान देना। सो F की वैल्यू इज गोइंग टू बी F1। अब जरा F1 पे नजर मारो, क्या F1 इज गोइंग, shear फोर्स निकालना है। shear फोर्स विल बी बाहुबली मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रभु, बाहुबली मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो बाहुबली क्या है, μ1 μ2 मत लिखना, सेम ही विस्कोसिटी है पूरे में थ्रू आउट। म्यू इंटू change in velocity. What is the change in velocity for this? Change in velocity for this is 1 minus 0. Change in velocity for this is 1 minus 0 है, divided by y. What is y? 1 mm. 1 into 10 to the power minus 3. ये हो गया shear stress multiplied by area. shear stress multiplied by area. अब इसमें ऐड करेंगे drag force on 2. ड्रैग फोर्स ऑन 2, आओ ड्रैग फोर्स ऑन 2 निकालते हैं। ड्रैग फोर्स ऑन 2 इज गोइंग टू बी म्यू इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यहीं पर खेला होवे, चेंज इन वेलोसिटी विल बी 1 माइनस, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो माइनस ऑफ 0.3, यस, डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है 2.6, so 2.6 into 10 to the power minus 3 multiplied by area, ये आ गया आपका F2। so बेटा सारी चीजें आपको दे रखी हैं, प्लेट का एरिया, दिस दैट सब कुछ दे रखा है। यहां से आपका फोर्स आ जाएगा, यहां से आपका फोर्स आ जाएगा, यहां से आपका फोर्स आ जाएगा। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, देखो देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो आप, क्वेश्चंस का लेवल देखो आप। Next question I want to discuss with you is question number 36. So this is question bank question number 36. Question bank question number 36. Mark 5 stars. Again मेरे favorite क्वेश्चनों में से एक है ये, एक्चुअली सुब्रमण्या का क्वेश्चन है, सुब्रमण्या का क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला इसके अंदर। लुक हियर, कैसा क्वेश्चन है जी। एक मुझे सिलिंड्रिकल प्रोसेस रिएक्टर दे रखा है, हाँ? उस सिलिंड्रिकल प्रोसेस रिएक्टर में ये लिक्विड A है और ये लिक्विड B है, ठीक है। दिस इज गिवन टू बी एज 600 mm, दिस हाइट इज गिवन टू बी एज 600 mm, और ये वाली हाइट दे रखी है 400 mm, 400 mm दे रखी है ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट दे रखी है 200 mm, ओके। यहाँ ऊपर एयर है, साथ ही साथ दोनों फ्लूइड्स का बल्क मॉडुलस दे रखा है। Ka इज गिवन टू बी एज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल एंड Kb इज गिवन टू बी एज 1.44 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। आओ बेटा इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे आप लोग इसको? सबसे पहली चीज तो ये दे रखी है कि ये जो ऊपर हवा है ना, इसका इनिशियल प्रेशर 5 atm है,
और आपने क्या किया है, इस हवा के प्रेशर को 5 atm से बढ़ा के 45 atm कर दिया है। 5 atm से बढ़ा के 45 atm कर दिया है। इसका मतलब आपने कितना प्रेशर चेंज किया, 40 atm से प्रेशर को चेंज कर दिया। अब सुनो, ये जो ऊपर वाली हवा है इसका प्रेशर अगर आप 40 atm से बढ़ा दोगे हैं, तो वो हवा इसके ऊपर इस लिक्विड के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव लगाएगी। हालांकि मैं आपकी बात समझता हूं कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लिक्विड है ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लेकिन तुमने पानी में भी बहुत पहले कभी मेरे ख्याल से एफएम की पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया था। उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको कितना ब्यूटीफुली दिखाया था कि भाई पानी का भी अगर 100 टाइम्स प्रेशर कर देते हैं तो थोड़ा चेंज आता है, थोड़ा चेंज आता है उसके अंदर भी। तो यहां पर हवा को 40 से प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो वो हवा इन लिक्विड्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी। उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण ये लिक्विड ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन हल्के हल्के डाउन हो जाएंगे, इनका लेवल हल्का सा नीचे आ जाएगा। और आपसे वो वही पूछ रहा है कि लिक्विड का लेवल कितने से डिक्रीज करेगा, लिक्विड का लेवल कितने से डिक्रीज करेगा, लिक्विड का लेवल कितने से डिक्रीज करेगा। क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज है। आओ शुरू करते हैं। और ये एक सिलिंड्रिकल प्रोसेस रिएक्टर है। सिलिंड्रिकल प्रोसेस रिएक्टर मतलब इसका बॉटम सर्कल है और हाइट इज दिस, सो इट्स अ सिलिंड्रिकल प्रोसेस रिएक्टर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अच्छी बात यह है बल्क मॉडुलस दे रखे हैं। सो अगर बल्क मॉडुलस दे रखे हैं तो बच्चा जानते हैं कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है dp डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ dv बाय v। यही होता है ना बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। इधर देखना जरा बहुत ध्यान से, dp को dp रहने दिया, माइनस ऑफ dv। अब मुझे एक चीज बताओ, चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखोगे एक सिलिंड्रिकल रिएक्टर में? चेंज इन वॉल्यूम लिखोगे आप एरिया ऑफ द सिलेंडर। चेंज इन वॉल्यूम आप लिखोगे एरिया ऑफ द बॉटम, एरिया ऑफ द बॉटम मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया ऑफ द बॉटम मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना बच्चे? तो देयरफॉर यस, चेंज इन वॉल्यूम विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हाइट। यही तो होगा चेंज इन वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल हाइट, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल हाइट। ए और ए इज कैंसल। अगर ए और ए इज कैंसल तो ये जो अपने बल्क मॉडुलस की वैल्यू है ये आएगी dp डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डेल्टा h इंटू एच, है ना? क्या हम लोग यहां से माइनस ऑफ डेल्टा h की वैल्यू निकाल सकते हैं? माइनस ऑफ डेल्टा h विल बी dp मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल हाइट डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। dp मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल हाइट डिवाइडेड बाय द बल्क मॉडुलस। आर वी क्लियर बच्चे? यस। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से हाइट डिक्रीज करेगा, हाइट डिक्रीज करेगा। तो ये है मेरा फॉर्मूला, ये है मेरा फॉर्मूला चेंज इन हाइट का, ठीक है? तो प्रेशर के बढ़ाने से लिक्विड बी में चेंज होगा, लिक्विड ए में चेंज होगा, दोनों की हाइट हल्की हल्की गिरेगी और टोटल लेवल में जो गिरेगा, गिरावट होगी, वो इन दोनों का सम होगा। चलो निकालते हैं। सो कैन यू फाइंड फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, नाउ कैन यू फाइंड द चेंज इन हाइट ऑफ ए? Can you find the change in height of A? Yes, change in height of A is going to be change in pressure. Change in pressure is 40 atm. So 40 multiplied by atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ कितना है? 1.01325 बार होता है। बार को पास्कल में लिखोगे, बार को पास्कल में लिखोगे, कैसे लिखोगे? 101,325। ये तो हो गया चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल हाइट ऑफ ए। ओरिजिनल हाइट ऑफ ए कितना है? 600 mm। 600 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ ए। सो बल्क मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा बच्चे? कहां गया, कहां गया? ये रहा, देखो बल्क मॉडुलस ऑफ ए होगा, कहां गया? बल्क मॉडुलस ऑफ ए होगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करिए, चेंज इन हाइट ऑफ ए आएगा और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि इतनी हाइट डिक्रीज होगी। सेम मैनर में क्या निकालोगे? चेंज इन हाइट ऑफ बी। चेंज इन हाइट ऑफ बी कैसे निकलेगा? 40 इंटू 101,325
into original height of B is 400 into 10 to the power minus 3 divided by bulk modulus of B is 1.44 into 10 to the power 9. जो भी दोनों हाइट्स आएंगी इनको ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी दोनों हाइट आएंगी इनको ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वंडरफुल। नाउ आई वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कबुक। चैप्टर नंबर 1 वर्कबुक। चैप्टर नंबर अच्छा प्रॉब्लम था, क्या उम्दा कैटेगरी का क्वेश्चन था, उम्दा कैटेगरी का क्वेश्चन था। नाउ आई वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कबुक। वर्कबुक चैप्टर नंबर 1। सो वर्कबुक में चैप्टर नंबर 1 में एक, वैसे तो आसान है लेकिन शायद किसी को दिक्कत हो तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। हमारे पास एक फ्लूइड की इक्वेशन ऑफ द स्टेट दे रखी है, प्रेशर की 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2500 और इसका यूनिट दे रखा है बच्चे पास्कल। इसका यूनिट दे रखा है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो पास्कल हो गया इसका यूनिट। और आपसे पूछ रहा है कि आप बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालो, लेकिन बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो आपको निकालनी है वो 100 किलो पास्कल पे निकालनी है। बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू निकालनी है वो 100 किलो पास्कल पे निकालनी है। बेटा जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अरे बड़ा ही, अरे जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? बल्क मॉडुलस इज रो डी पी बाय डी रो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डी पी बाय डी रो चाहिए। करो जरा डिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे डी पी बाय डी रो तो ये आपका आएगा हाफ इंटू 3500 रो रेज टू द पावर -1/2। अरे यार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 -1 आएगा ना, सो दैट विल बी -1/2 और 2500 कांस्टेंट है, ये तो गया हमेशा के लिए। लेकिन आपको बल्क मॉडुलस कितने प्रेशर पे निकालना है? 100 किलो पास्कल पे। तो P की जगह 100 किलो पास्कल पुट करो, लेकिन पास्कल में पुट करना क्योंकि वो यूनिट पास्कल है। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2500 वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। यहां से रो कैलकुलेट करना, रो कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करना, इसके अंदर पुट करके इसके अंदर पुट करना, बल्क मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। बल्क मॉडुलस का आंसर आ जाएगा, बल्क मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। आंसर सी चेन्नई आएगा, इसका आंसर सी चेन्नई आएगा, सी चेन्नई आएगा, सी चेन्नई आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज वर्कबुक चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10। वर्कबुक चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10। वर्कबुक क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में? क्या कह रहा है उसकी सुन लो पुकार। ये देखो कह रहा है कि हमारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, उस लिक्विड के ड्रॉप का रेडियस कितना है? r है। साथियों आज मुझे पता है कि मैंने ब्रेक के बाद धूम मचा दी है, धूम मचाले चल रहा है, धूम मचाले वही चल रहा है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स ट्राई करके रखो। मेरे को जिस भी दिन मौका मिलेगा मैं एक ही गो में सब जो भी मुझे डिस्कस करना होगा मैं करता चला जाऊंगा। आज आपको पता है किन बच्चों को मजा आ रहा होगा? जो सिंसियर हैं। देखिए वो बच्चे जिन्होंने टीचर के लाख कहने पे भी न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए क्वेश्चन बैंक और वर्कबुक के, उनको क्या ही मजा आ रहा होगा अभी, क्योंकि आधा टाइम तो उनको क्वेश्चन समझने में, पढ़ने में, फिर देखने में, फिर टीचर क्या बता रहा है वो उसमें ही लग जाएगा। इतने में तो मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूं। केवल उन बच्चों को आज की कक्षा में मजा आ रहा होगा जिन्होंने एक बारी एटलीस्ट टच किया है इन क्वेश्चंस को। मेरे को आपके आंसर से कोई मतलब नहीं है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मैंने उसकी कभी बात करी नहीं। लेकिन बेटे ट्राई तो कर लेना चाहिए था ना।
एक बारी अगर तूने ट्राई कर लिए होते ना, और अभी जब मैं टीचर पढ़ा रहा हूं इतनी स्पीड में, तो तुम्हें पता है ब्यूटीफुल फीलिंग आती कि वाह सर मजा आ गया आज तो, मजा आ गया आज तो, मजा आ गया आज तो। इधर देखिए, लुक हियर ऑन द बोर्ड, इधर देखिए, लुक हियर ऑन द बोर्ड। लुक हियर ऑन द बोर्ड। सो ये इसके अंदर कह रहा है क्वेश्चन, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है हैविंग अ रेडियस ऑफ आर। ही सेज इन द क्वेश्चन कि इस स्फेरिकल ड्रॉपलेट को हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, एन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, एन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में खुद मेंशन कर रखा है एन छोटी छोटी ड्रॉपलेट जिनमें आपने इनको तोड़ा वो इक्वल साइज की हैं। अगर इक्वल साइज की छोटी ड्रॉपलेट्स हैं तो मान लो इन छोटी ड्रॉपलेट, मान लो कि छोटी ड्रॉपलेट का रेडियस आर है। अब वो आपसे कह रहा है कि इस बड़ी ड्रॉप को तोड़ के छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा जी मुझे एक चीज बताओ, बड़ी ड्रॉपलेट को तोड़कर अगर छोटी ड्रॉपलेट्स बनाओगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ना। और दूसरी बात, ये तो मैंने बलून वाली क्लास याद है, तो बलून वाली क्लास में ब्यूटीफुली दिखाया था कि इसको जोड़ के कौन रख रहा है, सरफेस टेंशन। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करोगे, इसका मतलब आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करोगे, है ना बच्चे। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, व्हाट इज द वर्क, इसका मतलब जब आप बड़ी ड्रॉप को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए वर्क डन कितना होता है, ये डिराइव करवाया था, सिग्मा टाइम्स द चेंज इन सरफेस एरिया, सिग्मा टाइम्स द चेंज इन सरफेस एरिया। सो वर्क डन विल बी सिग्मा इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया विल बी लार्जर सरफेस एरिया माइनस द स्मॉलर सरफेस एरिया। तो मुझे ये बताओ, लार्जर सरफेस एरिया छोटे ड्रॉप्स का ही होगा ना, ऑफ कोर्स। सो एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द छोटा ड्रॉप्स माइनस द सरफेस एरिया ऑफ द बड़ा ड्रॉप, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सो फ्रॉम हेयर लेट, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, सब करेक्ट है, दिस इज योर आंसर। बस एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है ये आर। ये आर क्यों प्रॉब्लम है, ये आर इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमें हमेशा हमारा फाइनल आंसर गिवन डेटा के फॉर्म में देना होता है, ये रूल होता है पेपर का। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, आर, एन और सिग्मा, ये गिवन डेटा है इस क्वेश्चन में। लेकिन अननोन डेटा क्या है, अननोन डेटा आर है, क्योंकि आर उसने कोई क्वेश्चन में दिया थोड़ी ना है, आपने अज्यूम किया है। तो हमें अपना फाइनल आंसर गिवन डेटा की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो बेटा हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनी सजेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्योंकि जब आप इस ड्रॉप को तोड़ के एन ड्रॉप बनाओगे, वॉल्यूम सेम रहेगी, एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम सेम रहेगी लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। सो देयरफॉर आओ, बड़े वाले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू छोटे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कितना है, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई इज गॉन। सो यहां से मुझे r क्यूब इज कैपिटल R क्यूब बाय n, तो r की वैल्यू विल बी क्यूबिक रूट ऑफ दिस, दैट इज r डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3, दैट इज r डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3, r डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3। इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो वर्क डन इज गोइंग टू बी सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह लिखोगे कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टू द पावर 2/3 इंटू n माइनस 4 पाई आर स्क्वायर।
माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो आप, सो फाइनल आंसर आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, n टू द पावर 1 माइनस 2/3। सो n टू द पावर 1 माइनस 2/3 इज n टू द पावर 1/3। अरे 1 माइनस 2/3 ना इज 1/3 minus 1 and that's our answer. That's our answer. That's our answer. Very good. Very good. Next, I want to discuss with you guys is question number 11. Question bank question number 11. Question bank question number 11. क्या आपको सरफेस टेंशन की वो सरफेस टेंशन की क्लास तो मैंने भुवनेश्वर से ही ली थी, मंडे की क्लास थी, मंडे की क्लास थी। मंडे की क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आपको याद होगा, एक कागज लिया था, कागज के ऊपर एक मार्कर रखा था, कागज लिया था, कागज के ऊपर एक मार्कर रखा था, मार्कर रखते ही कागज ऐसे हो गया था, कुछ याद आया? और फिर मैंने आपको पढ़ाया था वेट ऑफ द मार्कर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय कॉस कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। याद है तुम लोगों को? वही तो क्वेश्चन है ये, वही तो क्वेश्चन है ये। और कौन सा क्वेश्चन है? हमारे पास एक कंटेनर है, मान लीजिए इनिशियली लेवल ऐसे था, लेकिन जब आप इसके ऊपर एक वायर रख दोगे, जब आप इसके ऊपर एक वायर रख दोगे तो सरफेस ऐसे बल्ज हो गया, सरफेस ऐसे बल्ज हो गया। कितने हाइट से बल्ज हुआ? y हाइट से बल्ज हुआ। ये वाला डिस्टेंस 2a दे रखा है और आपने इसके ऊपर एक वायर रखा, ये रहा वायर, ये रहा वायर, दिस इज द वायर। वायर का लेंथ नहीं दे रखा, वायर का लेंथ नहीं दे रखा, तो चलो अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर इज b, ठीक है। तो अब इस पे सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लगेगा? देखो ये जो वायर है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सरफेस टेंशन फोर्स एक तो ऐसे और एक तो ऐसे लगेगा। अब यार बार बार थोड़ी ना बताएंगे, सब पढ़ा चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, अब तो धूम मचाले चल रहा है। अब तो धूम मचाले चल रहा है। लुक हेयर, सो देयरफॉर ये जो वायर है, ये जो वायर है, कृपया करके इधर देखें, ये जो वायर है, इस वायर में ना बच्चे, अगर मैं इसको 3D में दिखाना चाहूं, अगर मैं इसको 3D में दिखाना चाहूं तो 3D में ये कैसे नजर आएगा आपको? ये सरफेस 3D में ये आपकी वायर है, 3D में ये आपकी वायर है, ठीक है, 3D में आपकी वायर है और ये सफेद रंग से ये आपका सरफेस है। याद होगा आपको वो वाली क्लास, इसके ऊपर मार्कर रखा था मैंने और ये बल जैसे हो गया था, तो देखो ना 3D में ऐसे नजर आएगा। तो अभी ये देखो कहां लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, एक तो इधर लगेगा ऐसे, ठीक है, और एक तो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे, हाँ के ना। तो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ सरफेस टेंशन? देखो लेंथ इज b, लेंथ इज b, है ना। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ? आपने मानी है, दी नहीं हुई है लेकिन मानी है, ठीक है। तो लेंथ इज b, लेकिन ये देखो ये प्लस ये, सो b प्लस b इज 2b, b प्लस b इज 2b, सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स यस इट इज 2b। तो व्हाट विल बी अवर कॉन्सेप्ट? बहुत पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या कॉन्सेप्ट है? वेट ऑफ द वायर मस्ट बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन फोर्स का कॉस कंपोनेंट, Fs cos थीटा। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वेट? Weight is given in the question as lambda per unit length. If the weight is given to be as lambda per unit length, if the weight is given to be as lambda per unit length, ठीक है, तो total weight क्या हो जाएगा? lambda multiplied by length. So weight is going to be lambda multiplied by length. Length you have taken as b. Now Fs is surface tension force is sigma into length over which surface tension is acting. So what is the length over which surface tension is acting is 2b cos theta, 2b cos theta. So b and b is gone. If b and b is gone, then what is the value of sigma?
the value of sigma will come out to be lambda divided by 2 cos theta. The value of sigma is going to be lambda divided by 2 cos theta. Now check your options. In the options, this option is not there. Because you need to convert this cos theta also. You need to convert this cos theta also. Now how will you convert this cos theta? See, look here. Can you see this small triangle? Green color से दिखाते हैं. Can you see this small triangle? Yes, we can see this small triangle. इस small triangle का ये वाला साइड तो y है, और ये वाला साइड a है, और ये एंगल कितना है? थीटा है. समझ रहे हो आप बात को? तो अब cos थीटा कितना होगा? So cos theta from here is going to be y divided by under root of y square plus a square. Under root of y square plus a square. And क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है y is very 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 smaller than a. y is very very smaller than a. मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दे रखा है. तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है y is very very smaller than a, तो इन दोनों के समेशन में इस y को आप निगलेक्ट कर सकते हो और a स्क्वायर का अंडर रूट a आ जाएगा. तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाय a. cos थीटा की वैल्यू y बाय a आ जाएगी. cos थीटा की वैल्यू y बाय a आ जाएगी. तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा a बाय 2y. एंड दैट्स आवर आंसर. And that's our question. That's our answer. अच्छा, this is not question of question bank. This is question of workbook. ये मैंने गलती से लिख दिया. वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 11 है ये. वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 11 है. लेकिन तुम लोगों की हालत मुझे इसी से ही समझ में आ रही है. कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर ये क्वेश्चन है कहां पे? मेरे लाल, ये साबित करता है कि तूने करा ही नहीं न्यूमेरिकल्स को ट्राई. क्योंकि अगर आपने खुद से न्यूमेरिकल्स ट्राई करे होते तो तुम्हारा सवाल ये थोड़ी ना होता कि सर ये वाला क्वेश्चन कहां पर है. गजब. चलिए, आखिरी क्वेश्चन, यूनिट नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ होनी चाहिए. इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां पर स्टूडेंट को तकलीफ हो सकता था, नया कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आखिरी क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का डिस्कस कर रहा हूं. इसके बाद यूनिट नंबर 1 मेरी तरफ से न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी पूरी तरह से समाप्त मैं घोषित करूंगा. पूरी तरफ से समाप्त घोषित करूंगा. पूरी तरह से समाप्त घोषित करूंगा. ठीक है. और ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये वैसे डिस्कस करने लायक कुछ क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया था. फुल साकेत y डिनोमिनेटर में भी तो दे ही तो आएगा. cos थीटा का वैल्यू y बाय a ना, तो 2y बाय a न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो लैम्डा a बाय 2y ही तो आएगा. फुल साकेत. आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो. देखिए, कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे, दैट्स इट. बट मुझे पता है एक्चुअली, मैं देखिए कोविड के बाद से ये मेरा 6ठा ऑफलाइन बैच चल रहा है. भुवनेश्वर में 6ठा ऑफलाइन बैच चल रहा है. ऑनलाइन भी 3 से 4 बैच खत्म कर चुका हूं कोविड के बाद, मतलब इस साल में. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी पर्सनल फीलिंग ये कहती है कि कोविड के बाद बच्चे जो आ रहे हैं वो काफी मैच्योर बच्चे हैं और काफी सीरियसनेस है क्लास के अंदर. ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है. थोड़ा सा चेंज आया है बच्चों में. बच्चे काफी सीरियस हो गए हैं. तो 99% जनसंख्या मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस है पढ़ाई के प्रति, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि यार पढ़ना तो पड़ेगा ही. परंतु अभी भी इक्का दुक्का 1% बच्चा ऐसा होगा, कोई पूछ रहा है ये क्वेश्चन कहाँ है,
कोई पूछ रहा है सर ये सर वो। यार आप लोग मतलब बिल्कुल ही, कितने दिन हो गए यूनिट 1 खत्म किए? ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं। 5-6 दिन में भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर आप बताइए क्या होगा फिर आपका। आखिरी क्वेश्चन T1। हालांकि मुझे ये T1 क्वेश्चन वर्कबुक T1 मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर इस तरह का कोई सरफेस है और आपका ये अगर कोई बॉडी है, अगर आपका इस तरह का कोई सरफेस है और अगर आपकी ये कोई बॉडी है और बीच में थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है, तो भाई ये स्टेशनरी सरफेस, ये मूविंग बॉडी जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फॉर्मूला तो वही लगना है, F इज इक्वल टू म्यू ए वी बाय पाई, खत्म। बस यहां पर क्या होगा, W का जो W तो वर्टिकली डाउन लगेगा ना इस ब्लॉक का W तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन जो ये F होगा ये तो शीयर फोर्स होता है ना, ये तो शीयर फोर्स होता है। तो ये जो लिक्विड की फिल्म है इसके लिए शीयर फोर्स W नहीं होगा, W का ये वाला कंपोनेंट होगा। इसके लिए शीयर फोर्स W नहीं होगा, W का ये वाला कंपोनेंट होगा। सो W का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, कॉस या साइन कुछ होगा डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अब आप इतने बड़े तो हो ही चुके हो कि आप कम से कम फोर्सेस का आप लोग कंपोनेंट्स तो कर पाए, ठीक है। फुल साकेत बेटा, why are you not using your common sense in the numerator? See, whenever anything is full saket, whenever anything is very very smaller in comparison to anything else, when you're comparing those two things, then something is smaller, na? So in the numerator only y is present, and when only y term is present in the numerator, देखिए आदमी कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है वो खुद में ही बाहुबली होता है। तो y की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन y की वैल्यू अकेली है न्यूमरेटर में, तो वो खुद में बाहुबली है, y की वैल्यू। समझ रहे हो बात को? फुल साकेत। लेकिन डिनोमिनेटर में y और a का सम हो रहा है, तो जब y और a का सम हो रहा है तब y बहुत छोटा है, इसलिए a के कंपैरिजन में उसे निगलेक्ट किया डिनोमिनेटर में। हाँ भाई, तो यहां पर w cos थीटा या sin थीटा होगा, जो आप f की जगह पे पुट करोगे, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट लुक at the quality of numericals, just look at the quantity of numericals, and just look at the beauty of numericals. And आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो केवल इसी वजह, बिकॉज टीचर्स के पास भी टाइम इज लिमिटेड। हमको यहां अब मान लीजिए 70-80 क्वेश्चन है, तो 70-80 क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व कराऊंगा मैं तुम्हें यहां बैठकर, लेकिन जो भी क्रिटिकल थे, जो भी मुश्किल थे, जो कि आप देखो ना कितने सारे क्वेश्चंस, हर वैरायटी तो मैंने आपके साथ सॉल्व कर दी, व्हाट एल्स डू यू वांट? बट ये वैरायटी सॉल्व करने का तभी फायदा होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो मेरी तरफ से अब यूनिट नंबर 1 इज ओवर। अब आप क्या कीजिए, पूरा अच्छे से ट्राई कीजिए यूनिट नंबर 1, प्रैक्टिस कीजिए यूनिट नंबर 1। अगर इतना सब पढ़ाने के बावजूद भी अब आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप का नंबर इसलिए तो दे रखा है आपको। अगर इतना सब कराने के बावजूद भी अब कोई डाउट बचा है आपको यूनिट नंबर 1 में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इंडिविजुअली यू कैन आस्क। तो चलिए मैं स्लाइडर मूव करा ले रहा हूं ताकि आप लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को नोट कर पाएं, अच्छे से। ये तो बेटा आज होमवर्क बहुत ज्यादा है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आज होमवर्क बहुत ज्यादा है
और वो यूनिट नंबर 1 आज आप सोइएगा नहीं जब तक यूनिट नंबर 1 पे अपने को पूरा वो ना आ जाए, ठीक है। और मैं आपको क्या बोला, जब तक एफएम चल रहा है जब तक बाकी सब्जेक्ट्स को जरा रोक दीजिए, उनके रिवीजन को रोक दीजिए, अभी एफएम पे ही फोकस करिए पूरा का पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये तीसरा स्लाइड, ये चौथा मैक नंबर स्पीड ऑफ साउंड वाला क्वेश्चन, ये एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके थ्योरी बुक में भी है, जो आपको मेडीजी से एक थ्योरी बुक मिला होगा एफएम का, ठीक है। तो अगर किसी को इसका आंसर देखना है तो थ्योरी बुक से देख सकते हो, एफएम का जो थ्योरी बुक मिला होगा ना उसमें ये क्वेश्चन है, तो वहां से आंसर देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पहले सॉल्व करो। ये अगला क्वेश्चन था जो डिस्कस किया था, ये तो वही जनरल बेयरिंग वाला क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। और अब आप कोई बच्चे नहीं हो कि मैं हर चीज को आपके मुंह के अंदर स्पून फीड करूं, यू आर नॉट किड एनी मोर। और बचपने में ही पढ़ना है तो कहीं और चले जाइए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं आपको हिंट्स दूंगा, बताऊंगा चीजों को, लेकिन सोल्यूशन तो आपको ही स्ट्रगल करना है सोल्यूशन के लिए, नहीं तो तुम में ग्रोथ कैसे आएगी, आप में ग्रोथ कैसे आएगी। अगर सारी चीजों को मैं एकदम एंड तक सॉल्व कर दूंगा तो आप में कैसे ग्रोथ आएगी। जब तक तुम स्ट्रगल नहीं करोगे आंसर के लिए, हाउ कैन यू ग्रो। दिस वॉज दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस वॉज अगेन अ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन इट वॉज। इस क्वेश्चन की तो कहनी ही क्या, ये तो बहुत ही जबरदस्त था। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने न्यूमेरिकल रजिस्टर में ही लिख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल रजिस्टर में लिख लेना, और ये मैंने सॉल्व किया है इसको, ये मैंने सॉल्व किया है इसको, ठीक है, वेरी गुड। ये भी थोड़ा देख लेना, न्यूमेरिकल रजिस्टर में लिख लेना इसको भी। ये 3 वाला मैंने एक खुद से बना के आपको बताया, 3 वाला। बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, एक एक चीज को स्पून फीड नहीं करूंगा। बच्चे नहीं हो कि चम्मच में डाल के घुट्टी पिला के एकदम लास्ट तक सॉल्व करवाऊं। ये 35th क्वेश्चन, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा प्रॉब्लम था, सिलेंडर वाला। ये देखिए, ये फिर वर्कबुक के क्वेश्चंस आ गए। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वर्कबुक का, ये दूसरा वाला सॉल्व किया था। ये तो अच्छा प्रॉब्लम था बट सॉल्व किए हम लोग इसको पूरा। और ये आखिरी एक हल्का सा डिस्कशन जो मैंने किया आपके साथ। पूरा का पूरा बैच एक बारी कमेंट बॉक्स में बताओ मजा आया कि नहीं। 2 घंटे से 2 घंटे हो गए जी, 2 घंटे से नॉन स्टॉप बोर्ड पे लगे हुए हैं हम लोग, 2 घंटे से नॉन स्टॉप बोर्ड पे लगे हुए हैं हम लोग। स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द आंसर की ऑफ द वर्कबुक। वर्कबुक का आंसर की में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीक तक मैं आपका जो पीडीएफ सेक्शन है मेडीजी प्राइम ऐप पे वहीं पर अपलोड करवा दूंगा।
वहीं पर अपलोड करवा दूंगा। हाँ देखो, जो बच्चों ने सॉल्व किया था वो कह रहे हैं सर डबल मजा आया, डबल मजा आया। मैंने कहा ही ना, उन्हीं बच्चों को मजा आएगा, उन्हीं बच्चों को मजा आएगा जो कि घर पर एक बारी ट्राई किया है उन्होंने, उनको तो अल्टीमेट मजा आया होगा आज। बाकी जिन बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया उनको यार मैं क्या बताऊं। अब इतने दिनों में आपको टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम लोग पीछे हट जाते हो, तुम लोग पीछे हट जाते हो, तो उसमें मैं क्या करूं अब बताओ। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, कल की क्लास का टाइमिंग जरा मैं कंफर्म कर लूं। 1 मिनट रुक जाओ जरा, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, कल की क्लास का टाइमिंग जरा मैं कंफर्म कर लूं शेड्यूलर से। 1 मिनट रुक जाओ। कृष्ण शिव रमन जी, यस हाँ, पहले मैं कृष्ण शिवरमन जी को जवाब दे दूं। कृष्ण शिवरमन जी पूछ रहे हैं बायंसी के क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या? सर जी कृपा करें, बायंसी अभी मतलब आपने 20% बायंसी भी नहीं पढ़ा है, असली बायंसी कल होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है, आप लोग ना ठीक से काम चलता ही नहीं है तुम्हारा, सोचकर लॉजिकली सोचकर देखो ना। अभी आपको किसके क्वेश्चन करने चाहिए? प्रेशर के पूरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने चाहिए। प्रेशर को अभी टच मत करो, आप नहीं कर पाओगे। हाँ तो बेटा कल का आपका टाइम है 8 AM ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स की ही क्लास है कल सुबह 8 AM, लेकिन कल छोटी क्लास होगी, 8 to 11 की क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स की। बाकी मुझे नहीं पता रीजनिंग वगैरह की क्या क्लास का टाइम अनाउंस है, लेकिन कल आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास सुबह 8 बजे है, और कल एक छोटी क्लास होगी 3 घंटे की। मैं बायंसी कंप्लीट करा दूंगा कल बायंसी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो कल हम स्टेबिलिटी कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे। 8 to 11 कल की आपका क्लास का टाइम है। चलिए, सो ऑन दैट नोट लेट मी एंड टुडेज लेक्चर हियर इटसेल्फ। एंड मैं तरहे दिल से ये बात बोल रहा हूं, मेहनत करो, मेहनत करो, लग जाओ काम पे, काम से भागो मत। क्वेश्चन बैंक और वर्कबुक इसलिए ही दिए गए हैं ताकि क्वेश्चंस उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है? और आज जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 के इतने सारे एक साथ करा दिए क्वेश्चन, ऐसे मेरे को किसी भी दिन मौका चढ़ेगा यूनिट 2 को ले लूंगा मैं, यूनिट 2 के क्वेश्चंस को लगा दूंगा मैं। मेरा कोई भरोसा नहीं है, जिस भी दिन मौका लगेगा एक साथ यूनिट 2 पूरा का पूरा लगा देंगे हम लोग, ठीक है? सो मेहनत करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, FM पे पूरा फोकस रखो। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। दिस इज वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, नमस्कार एवरीवन।